गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग सल्तनत कालीन अलग अलग शासकों के बारे में गुलाम वंश के एक एक शासकों का प्रयास रत थे विस्तृत विवरण के लिए। और हम कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश, रुकुद्दीन फिरोज़, रजिया सुल्तान, इन सबों के व्यक्तिगत जीवन, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां, उनके शासनकाल की जो परेशानियां थीं और उनके द्वारा किए गए जो भी राजनीतिक और स्थापत्य से जुड़े हुए जो कार्य थे, उन चीज़ों को हम लोगों ने जो है एक एक करके अध्ययन किया। आज हम रजिया सुल्तान के बाद के शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, जब हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको एतगीन और अल्तूनिया का याद होगा कि कैसे भटिंडा का गवर्नर अल्तूनिया और अमीर मिल करके एक जो है साजिश करते हैं रजिया सुल्तान के खिलाफ, और भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया विद्रोह करते हैं। और रजिया जब उस विद्रोह को दबाने जाती है तो अल्तूनिया जो भटिंडा का गवर्नर है, वो रजिया को जो है बंदी बना करके भटिंडा में जो है जेल में डाल देते हैं। इधर अमीरों के बीच एक संधि होती है, जिस संधि के तहत जो है एक उच्च पद की लालच रहती है, और जब अल्तूनिया को उच्च पद नहीं मिलता है तो अल्तूनिया जो है वापस जाकर के रजिया को जेल से छुड़ा के उसके साथ ब्याह करता है और दिल्ली पे आक्रमण करता है, और उसी में जो है अल्तूनिया का वध कर दिया जाता है। और इस प्रकार केंद्र में हम देखते हैं कि जो इख्तियारुद्दीन एतगीन है वो अमीरों के केंद्र में आ जाता है और काफ़ी उभर करके आता है। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने जस्ट एक याद दिलाई। अब हम मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अल्तुतमिश का जो पुत्र था, परापुत्र, तो 1229 में आपको याद होगा कि मारा गया था। उसके बाद रुकुद्दीन फिरोज जो कि काफ़ी कमज़ोर था, उसको बनाया गया था। फिर रजिया सुल्तान कैसे आती है दरबार में और कहती है कि मुझे चुना था अल्तुतमिश ने, तो मुझे जो है मौका दिया जाए। इन सब चीज़ों से आप लोग अवगत हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे रजिया के बाद एक शासक की जरूरत थी, तो अमीरों ने नाम मात्र के लिए जो है अल्तुतमिश के तीसरा पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को चुन लेता है, और मुइजुद्दीन बहराम शाह को सशर्त गद्दी पे बिठाई जाती है। शर्त होती है कि सारी शक्तियां जो है वो तुर्कान चहलगानी 40 अमीरों के बीच रहेगी, और एक नए पद का सृजन किया जाता है। वास्तव में इस पद का सृजन यही होता है, नायवे मुमालिकात। आपको याद होगा जब मैं चर्चा कर रहा था प्रशासनिक पदों के बारे में, तो मैंने कहा था कि एक नायब का नया पद तैयार किया गया था सल्तनत काल में, और वो जब राजा कमजोर होता था तो नायब कैसे जो है वजीर से ऊपर हो जाता था, और जब राजा मजबूत होता तो नायब का पद कैसे गौण पाया गया था। वास्तव में नायब की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी, ये एक नया पद सृजित किया गया था। जब राजा कमजोर होता था तो राजा की सारी शक्तियां खुद ब खुद नायब के हाथों में आ जाती थी। तो ये नायब मुमालिकात पद का सृजन यही मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में ही किया गया था, और इसकी जो प्रथम नियुक्ति हुई थी इख्तियारुद्दीन एतगीन की गई थी। तो इख्तियारुद्दीन एतगीन काफ़ी उभर के आते हैं तुर्कान चहलगानी दलों में। इख्तियारुद्दीन एतगीन काफ़ी उभर के बाहर आते हैं। अब क्या करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इख्तियारुद्दीन एतगीन बहराम शाह की बहन से शादी कर लेते हैं, और अपने प्रभुत्व को, अपने आप को दिल्ली में महत्व को दिखाने के लिए, जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, अपने आप का जो डोमिनेंस है उसको प्रभावित करने के लिए वो कुछ नई प्रयोग करते हैं। नई प्रयोग में जैसे हाथी रखने का जो अधिकार सिर्फ सुल्तान के दरबार में ही होता था, और नौबत बजाने का जो अधिकार है वो भी सुल्तान के दरबार पे ही होता था। तो बहराम शाह ने ये दोनों अधिकार अपने पास भी रख लिया, हाथी भी रखने लगे और जो है नौबत भी उसके दरबार पर बजाई जाने लगी। और इसके अलावे
कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जब सुल्तान के शमीपों की बात को जो है इख्तियारुद्दीन एतगीन टाल देते थे और अपने पक्ष में जो है निर्णय देते थे, अपने शमीप के लोगों के पक्ष में निर्णय करवाते थे। तो ये एक बहुत जो है एक सुल्तान के लिए, भले वो उनको मालूम था उसके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी भी एक गुट थी। कुछ लोग हमेशा रहते हैं जो अपने अपीजमेंट के द्वारा, तुष्टीकरण के द्वारा कुछ लोगों को मिला के रखते हैं। तो सुल्तान की भी अपनी एक ऐसे लोगों की समूह थी अमीरों के बीच में। और तो यहाँ पर सुल्तान क्या करते हैं कि एतगीन को जो है सजा देते हैं और एक साजिश षड्यंत्र करके जो है एतगीन का वध करवा दिया जाता है, एतगीन की हत्या करवा दी जाती है। अब क्या करते हैं कि बाद में नए नायवे ममालिकात की जो है तैयारी होती है, लेकिन उससे पहले जो उस समय का अमीर हाजिब था, जो कि दूसरा एक महत्वपूर्ण पद था, बदरुद्दीन तैयब जी। तो उस बदरुद्दीन तैयब जी के अंतर्गत वो सारी शक्तियां जो नायवे ममालिकात की होती है वो बदरुद्दीन तैयब के हाथ में आ जाती है। बाद में बदरुद्दीन तैयब भी सुल्तान के लिए उचित नहीं बैठते हैं। कई जगह ऐसे विवाद होते हैं जब मुइजुद्दीन बहराम शाह और बदरुद्दीन तैयब जी के बीच भी जो है परेशानियां उभर के आती हैं। तो यहाँ भी जो है सुल्तान एक षड्यंत्र के द्वारा जो है बदरुद्दीन तैयब जी की भी कत्ल करवा देते हैं। अमीरों को ये बात काफ़ी खटकती है कि एक एक करके अमीरों में से तुर्कान चहलगानी 40 के सदस्यों को सुल्तान षड्यंत्र द्वारा जो है हत्या करवा रहे हैं। तो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह होता है और सुल्तान बहराम शाह की मई 1242 में, मई 1242 में कत्ल करा दी जाती है। यहाँ पे मुइजुद्दीन बहराम शाह का जो है ख़त्म हो जाता है समय। 1240 से लेकर, रजिया के बाद से लेकर के मई 1242 तक अमीर फिर मजबूती से उभर आते हैं। अब किसी को तो चुनना है, तो अल्तुतमिश के पौत्र, अल्तुतमिश का पौत्र ग्रैंड सन जो कि रुकुद्दीन फिरोज का बेटा था, उसको सुल्तान के रूप में चुन लिया जाता है। फिर वही शर्त लगाई जाती है जो कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के लिए लगाई गई थी कि सारी शक्तियां तुर्कान चहलगानी के अंतर्गत होगी, आप नाम मात्र के सुल्तान होंगे। सेम शर्त यहाँ भी लगाई जाती है। और जो है अलाउद्दीन मसूद शाह भी कोई बहुत शक्तिशाली नहीं था, बलवन या अन्य रजिया या अल्तुतमिश की तरह, गुलाम वंश के शासकों की तरह। तो वो संपूर्ण शक्ति जो है दे दिए जाते हैं। और फिर जो नायब का पद जो सृजित किया गया था मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में, वो अब मलिक कुतुबुद्दीन हसन को दे दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद फिर मलिक कुतुबुद्दीन हसन इस चीज़ को चलाते हैं। फिर वजीर और तुर्क अमीरों के बीच में एक विवाद होता है और सुल्तान यहाँ वजीर का साथ देते हैं और जो है हसन को, मलिक कुतुबुद्दीन हसन को अपदस्थ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। नया नायब चुना जाता है, नया नायब अबू बकर चुने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी अलाउद्दीन मसूद शाह के समय भी दो नायब चुने गए, एक मलिक कुतुबुद्दीन हसन और दूसरा अबू बकर, और वहाँ भी दो चुने गए थे मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में, जिसमें से कि पहला इख्तियारुद्दीन एतगीन था, दूसरा जो है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। अमीरे नायब ममालिकात जो अबू बकर को चुना जाता है, उसके अंदर लगभग काफ़ी शक्ति आ जाती है। और यहाँ बलवन धीरे धीरे, जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे गुलाम वंश के सभी शासकों में सर्वाधिक शक्तिमान मारे गए थे, जो है इलवारी तुर्क खुद को कहते थे। ठीक है। यहाँ पे बलवन को एक नया पद मिलता है अमीरों में से। बलवन जो है एक अमीर हाजिब, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे, अमीर हाजिब पद पे जो है बलवन को दे दिया जाता है। अभी बलवन की शक्ति का ये पहचान थी। उसी समय बंगाल के सूबेदार, प्रांतीय गवर्नर जो थे तुगन खां, वो अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग करने का प्रयास करते हैं, टैक्सेस देना बंद कर देते हैं और समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी अधिकार जमाने का कोशिश करते हैं। ये
दिल्ली सल्तनत की जो बंगाल प्रांत की घटना थी। उधर पंजाब तरफ से मंगोल का आक्रमण शुरू हो जाता है। सो इन सब चीज़ों के बीच सुल्तान की जो है असमर्थता दिखाई जाती है, और सुल्तान की असमर्थता की वजह से अमीर फिर यहाँ पर जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ करके जो है बलवन अपनी शक्ति को लाने का प्रयास करते हैं। जब तक बलवन ने जो तुगन खां के विद्रोह और मंगोलों के साथ जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उससे अमीर काफ़ी प्रभावित होते हैं और स्वतः भाव से बलवन में श्रेष्ठता देखने लगते हैं। और बलवन यहाँ फिर क्या करता है, अल्तुतमिश का जो एक अन्य पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसको जो है राजा के रूप में चुन लेता है, अगला सुल्तान चुन लेता है और एक संधि की जाती है। और वो संधि ये होती है कि सशर्त संधि की सारी शक्ति अगेन तुर्कान चहलगानी को होगी और नायवे मुमालिकात के पद पे बलवन आ जाता है। तो बलवन इस प्रकार 1246 से 1265 जो नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल है, इस समय नायवे मुमालिकात नायब के पद पे रहता है और लगभग सारे कार्य यही करता है। बलवन को ये शक्ति सशर्त मिलती है और बलवन सारा काम जो भी राज्य का था, विद्रोह दबाना, सारी नियुक्ति, जो भी चीज़ें थी एक राजा सुल्तान को करने की, वो सब नायबे मुमालिकात कर रहा था। और यही वो पीरियड था जब ये दर्शाता है कि नायब का पद कितना महत्वपूर्ण सल्तनत काल में होता है। और बलवन जो है इसकी जो है अपनी पुत्री का ब्याह इसके साथ करवा देता है, तो बलवन की एक और भी मजबूत स्थिति हो जाती है। एक इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि एक बार खाना बनाने के दौरान नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी का हाथ जल जाता है। हाथ जल जाता है तो वो सुल्तान से जो है इलाज के प्रांत जो है एक नौकरानी की प्रस्ताव रखती हैं कि एक नौकरानी जो है रसोई में रखी जाए। तो सुल्तान कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद कि मैं राज्य का एक ट्रस्टी हूँ और राज्य की संपत्ति को मैं यूँ व्यर्थ नहीं कर सकता। हालांकि कुछ इतिहासकार इसकी बात की बिल्कुल नकार देते हैं एक सिरे से कि जो उसकी पुत्री थी जो पत्नी थी नासिरुद्दीन महमूद की, वो बलवन की पुत्री थी और बलवन जब इतना शक्तिशाली था, जो पूरा शक्ति उसके हाथ में था और उसकी पुत्री एक नौकरानी का मांग रखे और पूरा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। तो हो सकता है ये चीज़ सुल्तान के लिए लिखी गई हो, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा देखा हो, लेकिन इसमें सत्यता वाकई नहीं दिखती है। जो भी हो, बलवन के समय जो नासिरुद्दीन महमूद शाह हैं, ये जो है कुरान की आयतें लिखते हैं और अन्य कार्य करके अपना जीवन चलाते हैं और पूरी शक्ति बलवन के अंतर्गत केंद्रित रहती है। और इसके बाद जो है बलवन जो है कैसे शासक के रूप में उभरते हैं, ये हम दूसरे दिन देखेंगे। तब तक के लिए